नमस्कार, स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल्स पर। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से अभिषेक भी जुड़ चुके हैं। और अगले 1 घंटे में क्लोजिंग कॉल्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। आखिरी घंटे की क्या रणनीति बनानी चाहिए, कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स में आज एक्शन दिखा है, और इसी के साथ हमारे साथ कई सारे दिग्गज मेहमान भी जुड़ेंगे जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज़ देंगे। सबसे पहले 2:35 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे क्लोजिंग कॉल्स। 2:50 पर ऑप्शंस के चैंपियंस। उसके बाद 3 बजे मार्केट एट 3 कहां पर है एक्शन मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक। इसके अलावा 3:15 पर BTST और STBT ट्रेड, और 3:20 पर कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से बड़े क्यूज और ट्रिगर्स होंगे जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, उस पर भी फोकस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार की बात करें तो वैसे तो रेंज बाउंड ट्रेड रहा है। निफ्टी अब करीब 30 अंकों की तेजी के साथ 24,640 के पास। बैंक निफ्टी जहां पर कल आउट परफॉर्मेंस दिखा था, वो ट्रेंड आज रिवर्स होता हुआ नजर आया। निफ्टी बैंक लाल निशान में कारोबार कर रहा है, करीब 120 अंकों की गिरावट के साथ 53,440 के आसपास। लूजर्स की बात करें तो अदानी पोर्ट्स 1% से ज्यादा की गिरावट यहां पर है। JSW स्टील, HCL टेक, SBI, टेक महिंद्रा, NTPC, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर आधे से 1% की गिरावट निफ्टी पर आज दिखी है। लेकिन गेनिंग साइड पर उन्होंने बजाज फाइनेंस 3.0 अपनी स्ट्रैटेजी निकाली, जिसके बाद 3% की तेजी के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में बजाज फाइनेंस शामिल। श्रीराम फाइनेंस 2% ऊपर, ब्रिटानिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, BPCL सभी स्टॉक्स में 1.5 से 2.5% की तेजी आज दिखी है। लेकिन आज का बाजार का सेटअप कैसा है और कौन से बड़े ट्रिगर्स रहे हैं, बताने के लिए अभिषेक बताएं कैसे मार्केट सेटअप अभी के हिसाब से कैसा नजर आ रहा है। आशीषा, रेंज का ही बाजार है और हम देख रहे हैं थोड़ा सा माहौल सुस्त है। निफ्टी बैंक 100 अंक नीचे है। निफ्टी में 35 अंकों की हल्की सी तेजी है, थोड़ा सा लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। लेकिन बाजार के लिए ना जो कैटलिस्ट होते हैं, जो तेजी कराने को लेकर, उनका थोड़ा सा अभाव साफ तौर पर दिख रहा है। और एक और बड़ी चीज, 3 IPO खुले हैं जिनका टोटल साइज है 11,000 करोड़ का। अगर उतने की ही बोली है तब तो ठीक है, 11,000 करोड़ ही जाएंगे। अदरवाइज अगर क्योंकि हम देख रहे हैं कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मोबीक्विक को और बाकी IPOs को भी, तो पैसा तो उतना ही है, पैसे सीमित हैं। अब वो चाहे IPOs में जाए या फिर सेकेंडरी मार्केट में आए, तो ये भी एक बाजार के लिए चीज है। अच्छा, कल एमफी के डेटा आए थे और हमने देखा था कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्फ्लोज में गिरावट आई थी, डेट म्यूचुअल फंड में ज्यादा गिरावट आई थी। एक और आंकड़ा है जिस पर थोड़ा सा ध्यान में देना चाहूंगा और दर्शकों को बताना चाहूंगा। सिप स्टॉपेज रेशियो चौथे महीने ये बढ़ा है। सिप यानी कि SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आप म्यूचुअल फंड के जरिए बाजार में पैसे लगाते हैं, उसमें कमी आ रही है। नवंबर में सिप स्टॉपेज रेशियो बढ़ के 79% पर हो गया है, जो कि मई 2020 में ये रेशियो था 80%, यानी कोविड के भयंकर दौर में भी 80% के आसपास था। और नवंबर में जो नए SIP अकाउंट की संख्या है वो 63.7 लाख से घट कर रह गई है 49 लाख। नवंबर में 39 लाख SIP बंद हुई है और अक्टूबर में 38.8 लाख SIPs बंद हुई थी। और नए SIP अकाउंट रजिस्ट्रेशन की रफ्तार भी घटी है। तो ये तमाम चीजें हैं। बाजार चला है एक तरफा, मूव हमने देखे, फिर गिरावट आई, हमने 23,000 के आसपास के स्तर देखे, फिर वहां से फिर से रिन्यूड इंटरेस्ट आया। तो ये सारी चीजें हैं। अभाव है बाजार में कन्विक्शन का, या फिर क्यों चले मार्केट यहां से, इन चीजों का। चाइना वाली प्रॉब्लम अपनी जगह पर है। चाइना में मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंस को चेंज करने का फैसला किया गया है। आज पॉलिसी को लेकर बहुत ही क्रूशियल मीटिंग है। हालांकि FIs पिछले 6 में से 5 दिन खरीदारी कर चुके हैं, लेकिन वो कितना सस्टेन करेगा FIs की बाइंग, ये एक देखने वाली चीज जरूर होगी। इसके चलते थोड़ा ढीला ढाला माहौल है बाजार में, देखते हैं कि क्या कुछ होता है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हम आज देख रहे हैं। चूंकि FMCG पिटे थे, आज FMCG स्टॉक्स में बाइंग आ रही है। सीमेंट में दाम बढ़ाने की खबर आई है, सीमेंट वाले शेयर चल रहे हैं। जैसा कि आपने हेडलाइन में बताया कि बजाज फाइनेंस ने अपनी स्ट्रेटजी अनवील की है 3.0, और इसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस बढ़ाना चाह रहे हैं अगले 5 साल में, और उसके जरिए कॉस्ट सेव करना चाह रहे हैं। बाजार इसको शेयर अप कर रहा है, 3% के आसपास की तेजी हम बजाज फाइनेंस के शेयर में देख रहे हैं। अदरवाइज थोड़ा सा लैकलस्टर माहौल है।
स्मॉल कैप में एक्शन है, मतलब छोटे जो शेयर है वहां पर इंटरेस्ट बना हुआ है। आज हमने स्मॉल कैप के इंडेक्स को रिकॉर्ड हाइस पर पहुंचते हुए देखा और उसके चलते हम देख रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो पक्ष में है तेजी के। 1400 शेयर मजबूत हैं और 1200 शेयर कमजोर हैं एनएससी पर। इंडिया विक्स में आज फिर से हम देख रहे हैं कि 3.5% के आसपास की गिरावट है। 13 के आसपास का इंडिया विक्स है, जो संकेत ये दे रहा है कि मार्केट थोड़ा सा डल रहेगा। तो ये चीजें जरा समझते हैं अपने एक्सपर्ट से कि बाजार में आपकी रणनीति आज के लिए क्या होनी चाहिए, क्या इस लेवल पर कोई तेजी का सौदा बनता है। हमारे साथ हैं कुणाल परार हैं, अमरदेव सिंह हैं और जतिन गेडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। कुणाल जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बाजार क्या लगता है कि ये रेंज में रहेगा कुणाल जी, या फिर 1-2-3 की सुस्ती के बाद फिर से मोमेंटम दिखाएगा, और क्या ये लेवल ठीक है बाइंग करने के लिए? वेल, गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। बाजार की बात कर लेते हैं। एक अच्छी खासी मोमेंटम बाजार में अभी देखने को मिल रही है। 44 पॉइंट्स है कल के दिन, और आज के दिन में देखने जाए तो कोई खास ऐसी मोमेंटम नहीं है। बट ऑब्वियसली एक अच्छी खासी रैली हमने देखी थी लास्ट वीक में, देखने जाए तो 200 टीमें के अच्छे खासे सपोर्ट के बाद, एंड अभी सिर्फ और सिर्फ उसी लेवल के अराउंड निफ्टी जो है वो प्ले हो रही है। मेरा मानना है कि जब तक 24,500 ब्रेक नहीं होगा, डाउनसाइड के लेवल के एक्सपेक्टेशन नहीं रखने चाहिए। ऊपरी लेवल की बात करें तो 24,800 है। 24,800 जैसे ही ब्रेक करे 25,300 तक के लेवल है जिसके ऊपर फोकस करके चलना चाहिए। तो एक क्लियर कट डायरेक्शन जो अभी मिल रहा है मार्केट को देख के, निफ्टी के सेटअप को देख के, वो बुलिश साइड का ही है, अप साइड का ही है। अगर पोजीशन है तो होल्ड करके रखिए 24,500 के एसएल के साथ। अगर नहीं पोजीशन बनानी है फिर भी बना के चल सकते हैं 24,500 के एसएल के साथ। 24,800 पहला टारगेट, वो जैसे ही ब्रेक करेगा 25,300 का दूसरा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। सामने साइड बैंक निफ्टी की बात करें 53,500 है। बैंक निफ्टी भी लगातार एक रेंज बाउंड मोमेंटम में ही है। बैंक निफ्टी में भी लग रहा है कि कोई खास मोमेंटम अभी फिलहाल दिख नहीं रही है, लेकिन सेम निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। सो यहाँ पे जो व्यू बैंक निफ्टी को लेके बनेगा वो भी पॉजिटिव साइड का ही है। लोअर लेवल पे आप कहो तो 53,200 का काफी अच्छा सपोर्ट है। ऊपरी लेवल की बात करें तो 53,900, और जैसे ही ब्रेक होगा ऊपरी लेवल पे 54,500 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मोटा मोटी दोनों इंडेक्स में मोमेंटम पॉजिटिव साइड की ही है। मैं कहूंगा कि अगर लॉन्ग पोजीशन लेके चलना है तो चल सकते हैं विस्ट्रिक्ट एसएल। पॉजिटिव नजरिया बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में करीब 40 अंकों की गिरावट अभी दिखाई दे रही है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज लेकर आते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, क्लोजिंग कॉल्स। अमरदेव जी, सबसे पहले आप बताएं क्लोजिंग कॉल्स कौन से रहेंगे आज? तो पहला जो स्टॉक है वो ब्रिटानिया है, बिकॉज ब्रिटानिया में हम लोगों ने काफी खासी और एफएमसीजी स्टॉक्स में भी बहुत अच्छी खासी करेक्शन देखी। ब्रिटानिया फ्रॉम ऑलमोस्ट 6500 लेवल्स से वो गिरता चला आ रहा है, और अभी जाके उसमें एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रही है। तो क्योंकि ये एक क्रूशियल सपोर्ट जोन पे है और इसमें एक बाइंग भी देखी जा रही है, और एक दिन जो बहुत ज्यादा सेलिंग आई थी उस दिन वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा थे, तो दैट वाज समवेयर अराउंड 5,000 लेवल्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ से पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ब्रिटानिया में, और इसमें एक बाइंग की जा सकती है एट द करंट लेवल्स। और इसमें जो है अपसाइड टारगेट 5130 का रखा जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 4743। और जो दूसरा स्टॉक है अगेन फ्रॉम दी एफएमसीजी स्पेस ही है, दैट इज मैरिको। तो मैरिको में भी हम लोगों ने एक अच्छी खासी करेक्शन देखी है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फिलहाल देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड यदि मैं देखूं तो दैट रिमेन्स पॉजिटिव। हालांकि इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड में वी आर सीइंग सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन, पर क्योंकि ये एक डबल बॉटम फॉर्मेशन इसमें हुई है और टेक्निकली भी ये ठीक लग रहा है, तो करंट लेवल्स पे मैरिको इंडस्ट्रीज में भी बाइंग की जा सकती है, मैरिको लिमिटेड में बाइंग की जा सकती है, और स्टॉप लॉस जो 600 के नीचे का रखा जा सकता है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 675। स्टॉक्स एफएमसीजी सेक्टर से मैरिको और ब्रिटानिया। मैरिको पर 675 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, और ब्रिटानिया में खरीदारी की राय 5,130 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य अमरदेव जी ने दिया है। जतिन, आपके क्लोजिंग कॉल्स कौन से होंगे?
हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो मेरा एसेट शेर खान लिमिटेड का व्यू है कि कहीं ना कहीं एक स्टॉक स्पेसिफिक व्यू के साथ ये मार्केट को अप्रोच करना होगा। कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी रेंज बाउंड है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में हमें एक अच्छी खासी पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रही है। तो हम दो लॉन्ग साइड की तरफ के ट्रेड्स लेके आए हैं। जो पहला ट्रेड होगा वो ट्रेंड में होगा। तो ट्रेंड एक अप ट्रेंड में ही है। रिसेंटली 2 या 3 दिनों का एक पुल बैक आया था स्टॉक में, लेकिन आज फिर से वो अपना अप मूव जो है वो रिज्यूम कर रहा है। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा इन ट्रेंड। लॉन्ग करने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस रखना होगा 68-70 का, और ऊपर में टारगेट रहेंगे 7200 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो टाटा कम्युनिकेशन में है। तो टाटा कम्युनिकेशन में हमने देखा है कि आज के दिन में 5 दिनों का एक कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया है। पैटर्न वाइज जो देखें तो एक इन्वर्टेड एचएनएस हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट आया है आज के ट्रेडिंग सेशन में। स्ट्रॉन्ग अपमूव है आज के ट्रेडिंग सेशन में। आने वाले दिनों में मोमेंटम जारी रह सकता है ऑन दी अपसाइड। तो टाटा कम्युनिकेशन लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 1790 का, और ऊपर में टारगेट रहेंगे 1900। ठीक है, तो ट्रेंड पर खरीदारी की राय 7,200 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, और टाटा कम्युनिकेशंस यहाँ पर भी जतिन ने खरीदारी की राय दी है 1,900 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य और 1,790 रुपये प्रति शेयर का स्टॉप लॉस दिया है। कुणाल, आपके क्लोजिंग कॉल्स? दो कॉल है, दोनों लॉन्ग साइड के ही है। सबसे पहला जो है इरकॉन है, एक अच्छी खासी मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिली है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे हाई टू हाई बॉटम फॉर्मेशन में है। 200 डीमे का काफी अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है। बाय करके चलने की सलाह है 221 के एसएल के साथ। सबसे पहला टारगेट 243, और जैसे 243 ब्रेक होगा 259 के दूसरा टारगेट भी हमें इरकॉन में देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो है वो टाटा कॉम है, जो जतिन ने दिया है वही टाटा कॉम 1769 के अराउंड का एक काफी अच्छा सपोर्ट है। 1769 के अराउंड का एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। पहला टारगेट यहाँ से 50 रुपये ऊपर है 1883, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है क्योंकि हिडन रेजिस्टेंस है। सो 1883 एक पहला टारगेट है। जैसे ही क्रॉस करेगा वन में ऊपर में 1964 तक के टारगेट टाटा कॉम दिखा सकता है। सो दो कॉल है, टाटा कॉम इरकॉन दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह है। खरीदारी की राय, और इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशंस, दो हमारे मेहमानों ने खरीदारी की राय सेम स्टॉक पर दी है, टाटा कम्युनिकेशंस। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। याद रखें, कई दिनों से मेटल स्टॉक्स में चमक दिखी है, आज भी बरकरार। चाइना से पॉजिटिव डेटा आता हुआ नजर आया था, जिसके चलते मेटल स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों से तेजी दिखी है। और चीन के पैकेज बढ़ने के बाद मेटल शेयरों की चमक बढ़ी है, और उसके पीछे की वजह क्या है, कौन से ट्रिगर्स है, ये बताने के लिए अब शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, बताएं। जी बिल्कुल, मेटल स्टॉक्स में जो हम तेज़ी देख रहे हैं, और यहाँ पे देखिए पिछले 2 से 3 दिनों में जो है चाइना ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टिमुलस प्लान्स अनाउंस किया, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल और स्टिमुलस आ सकता है। अब उसके कारण क्या होगा कि इंफ्रा में पिकअप आएगा, उनके रियल्टी में पिकअप आएगा, और ओवरऑल जो मेटल स्पेस होता है वहाँ पे भी डिमांड दिखेगा। तो उसका एक रब ऑफ इफेक्ट जो है हम भारत के मेटल स्टॉक्स, माइनिंग स्टॉक्स में भी देखने मिल रहे हैं। यहाँ पे देखें तो ये सबसे पहली शिफ्ट हो रही है मॉनेटरी पॉलिसी में पिछले 14 साल में, जहाँ पे एक मॉडरेटरी लूज मॉनेटरी के रखेंगे 2025 में, यानी कि खर्च जो है आपका इंफ्रा और एक्सपेंशन में देखने मिलेगा। अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इसके बारे में वो कहते हैं कि अगर फिस्कल एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, बड़े रेट कट होंगे, तो एसेट बाइंग देखने मिलेगी, और इसके कारण जो है वॉल्यूम क्वालिटी इफेक्ट में ओवरऑल इकोनॉमी में बढ़ोतरी आएगी चाइना की। रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और उनके जो बड़े लीडर्स हैं, उनके जो एनुअल सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस भी इस हफ्ते में है, जहाँ पे बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं जिस तरह इकोनॉमी को जो है फिर से फायर अप कर पाएँ चाइना को लेके। कंपनी स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में बात करें तो स्टील कंपनीज़ पे ज़रूर नज़र रखिएगा, क्योंकि कंपनीज़ जो हैं गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि और ज़्यादा ड्यूटीज़ लगाएं, ताकि जो सस्ते इंपोर्ट्स है चाइना से या कोई दूसरे कंट्री से चाइना से होते हुए जो आते हैं उन पे रोक लगे। वेदांता की भी डिमर्जर ट्रैक पे है, डेट हालांकि एलिवेटेड लेवल्स पे है, पर थोड़े थोड़े कम ज़रूर हो रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक की अगर बात करें तो यहाँ पे डीमर्जर प्रपोजल है नवंबर 2023 में, बट अभी तक गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं आई है। और हिंडाल्को की बात करें तो उनकी नोवेलिस की आईपीओ जो थी उसको जो है जून में होने वाली थी, लेकिन बाद में पोस्टपोन हो गई है क्योंकि मार्केट कंडीशंस ठीक नहीं थे। बट असली चीज़ आता है कि स्टॉक मूव क्या रही है। नवंबर 21 की लोज के बारे में बात करें तो मेटल इंडेक्स में जो तेज़ी आई है
वो बड़ी अच्छी आई है, 9% की ग्रोथ आई है। लेकिन उसमें कुछ टॉप गेनर्स भी हैं जिसके लिस्ट में शामिल है, जहाँ पे सेल 14% भागा, वेदांता JSPL भी 15 से लेके 17% का उछाल देखने मिला। वही JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक और हिंडाल्को भी 4 से लेके 7% की ग्रोथ दिखाए हैं नवंबर 21 के लो से। बिल्कुल, कई सारे ट्रिगर्स, चाइना के पॉलिसी अनाउंसमेंट्स, जिसके चलते कई सारे स्टॉक्स में आज एक्शन दिखा है। इनफैक्ट वीक टू डेट बेसिस पर देखें तो जिंदल स्टील 4.5% की तेजी इस हफ्ते अब तक दिखी है। यहाँ पर सेल, वेदांता, टाटा स्टील, वेल्सपन कॉर्प सभी स्टॉक्स में 1.5 से 3.5% की तेजी दिखी है। अमरदेव जी, आपसे पूछना चाहूंगी, मेटल स्टॉक्स पर आपका क्या नजरिया होगा और कोई इंडिविजुअल स्टॉक जहां पर इन पोजीशंस और इन लेवल्स पर खरीदारी की जा सकती है? आप म्यूट पर हो अमरदेव जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मेटल स्टॉक्स की मैं बात करूं तो हिंडाल्को पे एक नजर रखी जा सकती है। हिंडाल्को में एक करेक्शन के बाद एक मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। करंटली 670-72 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 675-680 के ऊपर सस्टेन करता है, देन इट कैन रैली टुवर्ड्स 700-720 लेवल्स, और डाउन साइड में 650 एक सपोर्ट है। तो मोर और लेस एक पुल बैक मेटल्स स्टॉक्स में दिखाई दी रही है। और यदि मैं एक और मेटल स्टॉक के बारे में बात करूं, वेदांता, तो वेदांता कंपैरेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकली दिख रहा है। ऑल टाइम हाइस के करीब ये पहुंचने की कोशिश कर रहा है, विच वाज अराउंड 523। टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। यदि ये 520-25 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें एक अच्छी खासी रैली भी बन सकती है टुवर्ड्स 550 लेवल्स। 150 के लिए आप वेदांता में खरीदारी कर सकते हैं। मेटल में अच्छे मूव से आज निश्चित तौर पर, और मेटल के अलावा सीमेंट में हम तेजी देख रहे हैं। रेलवे में आज सारे के सारे शेयर, चाहे वो सरकारी रेलवे कंपनीज हों या फिर प्राइवेट रेलवे से जुड़ी कंपनी, सारी चल रही हैं। RVNL में तेजी हम देख रहे हैं, रेलटेल में तेजी है, IRFC, इरकॉन, टीटागढ़, एक लाइन से सारे के सारे शेयर चल रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं देश की जानी मानी फंडामेंटल एक्सपर्ट शाइना मुकादम। शाइना जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। शाइना जी, एक बार जरा ये जो स्पेस हम देख रहे हैं कि फिर से बजिंग हो रहे हैं, PSUs हो गए, पावर हो गए, रेलवे हो गए, आपको इनमें से कौन सा ज्यादा वेल प्लेस्ड लग रहा है, जहां पर वैल्यूएशन अभी भी बढ़िया है, और आप क्या सलाह देंगी? रेलवे की जो स्टॉक्स है वो काफी आफ्टर द फॉल हमने देखा है रिकवरी मोड में है, और यहाँ पर ऑर्डर बुक पोजीशन सम ऑफ द रेलवे स्टॉक्स में काफी अच्छा है। सो आई वुड से कि फॉर एग्जांपल टीटागढ़ वैगन्स, वहां पर ऑर्डर बुक काफी अच्छा है, तो अगर वैगन स्पेस में लो तो वो मेरा टॉपिक रहेगा। PSU ओवरऑल स्पेस अगर देखते हो तो डिफेंस अभी भी अच्छा लगता है, तो HAL अभी भी इनफैक्ट ऑर्डर बुक पोजीशन उनका काफी अच्छा है, अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं डिफेंस के, तो वहां पर अगर PSU स्टॉक लेना है तो वो ले सकते हैं। बैंकिंग में अगर आप लेना चाहते हैं, आई थिंक मीडियम टर्म में बैंकिंग भी PSU स्टॉक्स काफी अच्छा करने की उम्मीद है, बिकॉज बैलेंस शीट्स काफी क्लीन हो गए एंड प्राइस टू बुक रेशियोज भी इम्प्रूव्ड हो गए, तो वहां पर अगर आपको पिकअप करना है तो ऑफकोर्स SBI तो है ही, बट इन एडिशन आप बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, ये एक साथ इतने सारे नाम आपको मिल गए हैं, तो आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हो ना कि अगर रेलवे में लेना है तो क्या लेना है, डिफेंस में लेना है तो क्या लेना है, PSUs में अगर खरीदारी करनी है तो कहाँ पर नजर रखें, ये सारे के सारे जवाब एक आंसर में शाइना जी ने फटाफट आपके लिए दे दिए हैं। चलिए कुछ और स्टॉक्स के बारे में जरा चर्चा करते हैं जहां पर आज मूव्स अच्छे हैं। अच्छा, सुबह के सत्र में हम रेमंड की चर्चा कर रहे थे। एक बार कुणाल जी आपसे राय जानना चाहेंगे, रेमंड ने 1900 का भी स्तर आज पार किया, फिलहाल 4% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। रेमंड कितना चलेगा अभी शेयर ये, क्योंकि कल बड़ी तेजी, आज फिर से फॉलो अप बाइंग, आपको लगता है कि अभी और चलेगा, या फिर जिन्होंने थोड़े से लोअर लेवल पर 1400, 1500, 1600 के रेंज में लिया हो, एक बार एग्जिट ले लें वो? जी, बहुत ही अच्छी मोमेंटम पिछले 2 दिन में देखने को मिली है, एंड यहाँ से और भी अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। एंड जिन लोगों ने बॉटम लेवल पे बाइंग की है, मैं कहूँगा कि फिलहाल के लिए होल्ड करें, क्योंकि
काफी लंबे अंतराल के बाद ये स्टॉक ने एक तेजी दिखाई है, एक गति दिखाई है, जिसके बेस पे आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। दो तरीके हैं ये स्टॉक में पोजीशन बनाने के। पहला, आप नई पोजीशन बना सकते हो लोअर लेवल की। अगर बात करो, एसएल थोड़ा सा लंबा आएगा। अभी 1871 चल रहा है। लोअर लेवल पे जो एसएल आ रहा है वो 1600 का आ रहा है। एसएल इसलिए लंबा है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। आप इसको मीडियम टर्म में कैरी करके चल सकते हो अगर एसएल बड़ा है तो। टारगेट की बात कर लेते हैं। 1872 है लोअर लेवल पे, 1600 का हम एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करो तो सबसे पहला टारगेट 2080 का है। 2080 जैसे ही ब्रेक करेगा, ये 2400 तक के भी लेवल रेमन दिखा सकता है, जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। और दूसरा तरीका यह है कि आप पोजिशनल के लिए खरीद सकते हो 1874 के अराउंड। लोअर लेवल पे जो एसएल रहेगा वो रहेगा 1770 का। तो टारगेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला टारगेट 1950 का, और 1950 जैसे ही क्रॉस करेगा 2080 का भी लेवल एज अ टारगेट ये काउंटर हमें दिखा सकता है। ठीक है, 1770 का स्टॉप लॉस यानी कि 100 रुपये नीचे का, 2080 के भी टारगेट यानी कि 200 रुपये ऊपर तक के टारगेट, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि 1950 की जो एक छोटी सी बाधा है उसको पार करनी पड़ेगी। ठीक है, बढ़िया है, ये रेमंड पर आपके लिए राय होगी। आज हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टॉक्स में कल भी तेजी थी, आज भी तेजी है। आप अगर आज देखेंगे तो जियो फाइनेंस चल रहा है, इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस में तेजी दिख रही है, बजाज फिनसर्व में तेजी है, लेकिन बजाज फाइनेंस आज ये है करीब 0.3% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर। ये तेजी क्यों है बजाज फाइनेंस में, जरा इसको समझते हैं विस्तार से। हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बढ़िया रफ्तार आज सुस्ती के बाजार में भी, बताइए क्या इसके रीजंस हैं? देखिए अभिषेक, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कंपनी ने अपनी 2025 से 2029 तक की जो लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजी है उसको यहाँ पे अनवील किया है, जिसको ये बजाज फाइनेंस 3.0 कह रहे हैं। और कंपनी का कहना है कि एक फिन एआई कंपनी बनने वाली है और उसके ऊपर इनका पूरा फोकस है। यानी कि अपने जितने प्रोसेसेस है उनको ये इंटीग्रेट करेंगे, एक साथ लाएंगे और एआई जो है उससे कहीं ना कहीं सारे प्रोसेस जो है उनको चलाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इनका कहना है कि सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल और सबसे ज़्यादा मुनाफे करने वाली कंपनी जो है वो ये बनना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको ये काफ़ी कम रखना चाहते हैं। जो LRS यानी कि लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजी 2025-29 है, उसमें इन्होंने 3 अतिरिक्त मेगा ट्रेंड्स जो है वो यहाँ पे उसका उल्लेख इन्होंने किया है। 3 अतिरिक्त, मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि इसके पहले 25 मेगा ट्रेंड्स की बात इन्होंने की थी, उसमें इन्होंने 3 को और जोड़ा है। 3 कौन से हैं? एक है ग्रीन फाइनेंस, अगला है मल्टी क्लाउड और अगला है जीरो ट्रस्ट। यानी कि कंपनी काफ़ी इन्वेस्ट करेगी डीपली और साथ ही साथ क्रिटिकल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ जो है अगले 12 से 18 महीने में इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट ये कंपनी करने वाली है। कंपनी का कहना है कि जेन एआई से एआई में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये सबसे बड़ा मेगा ट्रेंड है जिसके तरफ ये कंपनी देख रही है। काफ़ी सारे नंबर्स भी कंपनी ने दिए, जैसे कि कस्टमर फ्रेंचाइजी जो है करीब 92 मिलियन के आसपास है, ये बढ़ के 190 से 210 मिलियन के आसपास हो जाएगी। वहीं नेट ऐप इंस्टॉल, साथ ही साथ वेब विजिटर्स जो है उसमें बढ़ोतरी होगी, AUM में बढ़ोतरी होगी और ROE जो करीब 19.4 है वो 22% के आसपास पहुंच सकती है, ये इनका कहना है। इनफैक्ट जो 29 जेन एआई यूज़ केसेस पे कंपनी काम कर रही है उससे FY26 में 150 करोड़ रुपए के आसपास की बचत कंपनी करने वाली है, ये इनका कहना है। कंपनी का कहना है कि MSME जो है वो अगला ग्रोथ ड्राइवर होगा कंपनी के लिए। साथ ही साथ पर्सनल लोन, गोल्ड लोन में कंपनी जो है अपनी ओवरऑल लीडरशिप जो है उसको कायम रखने वाली है। इनफैक्ट सिटी की भी एक रिपोर्ट आई है जो कि खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 8150 का प्राइस टारगेट इन्होंने भी दिया है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि कंपनी का जो विजन है काफ़ी अच्छा है और साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो कहीं ना कहीं कंपनी को आगे जाकर मदद करेगी। तो अपनी जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी कंपनी ने सामने रखी है, जिसको ये फिन एआई कह रहे हैं, यानी कि आगे एआई पे कंपनी का पूरा फोकस होगा, इसी का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है जो स्टॉक तेज रफ्तार से आज भाग रहा है। शुक्रिया वरुण, बहुत ही विस्तार से सारी चीज़ें समझाने के लिए। तो देखिए 2-3 मोटा मोटी चीज़ें हैं। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कंपनी बढ़ाना चाह रही है और कुछ नए सेगमेंट में कंपनी फाइनेंसिंग करने की तैयारी कर रही है। तो एआई का इस्तेमाल बढ़ने से कंपनी को उम्मीद है कि कॉस्ट बचेगी, थोड़े खर्चे बढ़ेंगे और नए ग्राहक भी जुड़ेंगे और जो भी प्रोसेसिंग है अभी इनके डिसबर्समेंट में उस पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हो जाएगी और उसके चलते कस्टमर एक्विजिशन यानी कि जो ग्राहकों की संख्या है उसमें भी उछाल आएगा। तो ये अगले 5 साल की स्ट्रेटजी है और बाजार इसको पसंद कर रहा है। 3% की शानदार तेज़ी है। हालांकि शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर हुई थी बजाज फाइनेंस की, लेकिन इंट्राडे में रफ्तार बहुत अच्छी
शेयर ने पकड़ी है और इस वक्त 7,125 रुपए के आसपास शेयर का भाव है। जतिन, एक बार जरा आपसे व्यू चाहिए बजाज फाइनेंस पर, क्या लग रहा है कितनी तेजी अभी और होगी क्या, और ये लेवल ठीक है खरीदने के लिए? देखिए, ओवरऑल अगर जो बजाज फाइनेंस की बात करूँ तो आई थिंक वी आर पॉजिटिव ऑन दी स्टॉक। भले आज के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा अप देखने मिला है, लेकिन हमें लगता है कि ये जो मोमेंटम है वो आगे जाते हुए और भी कंटिन्यू रह सकता है। हमें लगता है कि 7,470 7,500 तक का भी अपसाइड इसमें पॉसिबल है। हमें लगता है कि एक अप मूव जो स्टार्ट हुआ है वो आगे जाते हुए कंटिन्यू रहेगा। इसमें अगर जो कोई करंट लेवल्स पे फ्रेश पोजीशंस बनाना चाहता है तो 7,000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में टारगेट रहेंगे 7,470 और 7,500 के। ठीक है, 7,500 तक के ये इमीडिएट टारगेट्स नजर आ रहे हैं जतिन को ट्रेड करने के लिहाज से। लंबी अवधि का अगर आपका नजरिया है कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया शेयर है, सेफ स्टॉक है, आप आराम से इसमें रह सकते हैं और ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स भी है, ऊपर के टारगेट्स वो दे रहे हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बजिंग स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे, साथ ही बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी जानेंगे अपने एक्सपर्ट से, आपने जाएगा नहीं। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। निफ्टी करीब 25 अंकों की तेजी के साथ 24,630 के पास। वही बैंकिंग शेयरों में थोड़ी सी कमजोरी दिखी है। निफ्टी बैंक 215 अंकों की कमजोरी के साथ 53,360 के आसपास। लेकिन वायदा बाजार से कुछ मुनाफे के मौके हम आपके लिए लेकर आते हैं नए सेगमेंट में, ऑप्शंस के चैंपियंस। और इस घंटे के ऑप्शंस के चैंपियंस बताने के लिए हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजित, गुड आफ्टरनून और शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। बताएं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कमाई के मौके इन लेवल्स पर आपको कहां नजर आ रहे हैं? गुड आफ्टरनून नशेशा। तो देखिए, जिस तरीके से मार्केट थोड़ा सा अभी पॉज कंसोलिडेशन का फेज दिख रहा है पिछले करीब 3-4 सेशन से, तो मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रहने की जरूरत है। बैंकिंग, आईटी ये तो की सेक्टर्स ही हैं, साथ ही साथ आपको रोटेशनल बेसिस पे दूसरे सेक्टर्स में से भी थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए नजर आ रहा है, जिसमें से कि ऑटो स्पेस में जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है टीवीएस मोटर्स, इस पे बेसिकली फोकस करना चाहिए। स्टॉक ने एक करेक्टिव मूव के बाद अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म किया है पिछले करीब 1-1.5 महीने में, और अभी ये तैयार है फॉर फेज ऑफ रिकवरी। यहाँ से मुझे लगता है करीब 2600-2650 तक के लेवल्स नियर टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो थ्रू कॉल ऑप्शन को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो 2500 वाली जो कॉल करीब 75 के पास ट्रेड कर रही है, उसको बाय करने की रिकमेंडेशन होगी 67 के स्टॉप लॉस के साथ 92 तक के टारगेट्स के लिए। तो सेक्टर से टीवीएस मोटर के 2,500 के कॉल खरीदने की सलाह। मैक्सिमम नुकसान आपका 2,800 और अधिकतम फायदा आपका करीब 5,950 तक का हो सकता है। अजित, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी हम आपके लिए लेकर आना चाहेंगे। 90% लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही एफएनओ में ट्रेड करें। इस बीच कुछ और सेक्टर्स पर नजर डालेंगे। एफएमसीजी सेक्टर में पिछले कुछ दिनों में कमजोरी दिखी थी। याद रखें, जब से ही जीसीपीएल के ऑपरेशनल अपडेट्स आए थे, कंजम्पशन को लेकर चिंताएं थी। आज हरे निशान में कारोबार कर रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स पर नजर डालेंगे जहां पर एक्शन दिखा है। मैरिको 3% की तेजी के साथ कारोबार। ब्रिटानिया, कोलगेट, नेस्ले सभी स्टॉक्स में 1 से 2.5% की तेजी आज दिखी है। कुणाल, क्या राय होगी इन एफएमसीजी स्टॉक्स पर? काफी अच्छी मोमेंटम एफएमसीजी सेक्टर में भी देखने को मिली है। आप मैरिको की बात करो, टाटा कंज्यूमर की बात करो, या तो फिर आप एक्चुअल की बात कर लो, ओवरऑल जो मोमेंटम है काफी अच्छी मोमेंटम है। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पे पोजीशन बना के चल सकते हैं, जहां पे एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। टाटा कंज्यूमर एक ऐसा स्टॉक है जहां पे मुझे लग रहा है कि मोमेंटम अच्छे खासे ऊपर के लेवल पे आ सकते हैं। 933 के लेवल पे, लो लेवल पे काफी अच्छा सपोर्ट फिलहाल प्लेस हुआ है 900 का। पहले भी 900 का सपोर्ट काउंटर है ऊपर में 976 तक के हाई बनाए थे, तो 900 के एसएल के साथ यहाँ पोजीशन क्रिएट करके चलने की सलाह रहेगी। फिलहाल 933 के अराउंड है। हम 900 का एसएल यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला टारगेट जो है 958 का है, और 958 जैसे ही ब्रेक होगा
₹1,000 तक के भी टारगेट टाटा कंज्यूमर में आते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो टाटा कंज्यूमर यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। कंज्यूमर पर खरीदारी करके चलने की सलाह, एफएमसीजी सेक्टर पर ये नजरिया। लेकिन इस बीच सिगरेट रिलेटेड दो स्टॉक्स पर नजर डालेंगे, वीएसटी इंडस्ट्रीज और गॉडफ्रे फिलिप्स। वीएसटी इंडस्ट्रीज की बात करें तो 5% की तेजी केवल आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। स्टॉक दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है और इसी के साथ गॉडफ्रे फिलिप्स यहाँ पर भी करीब 3.5% की तेजी दिखी है। जतिन, क्या राय होगी इन दोनों ही स्टॉक्स पर? देखिए, ओवरऑल ये जो आपने दोनों ही स्टॉक के नाम लिए, उसमें से हमें लगता है कि जो वीएसटी इंडस्ट्रीज है उसमें अच्छा खासा एक अपमूव हमें पॉसिबिलिटी लग रही है कंटिन्यू होने की। ऊपर में जो हम रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं या तो अपसाइड के टारगेट्स जो आ रहे हैं वो अराउंड 380 385 तक का अपमूव ये एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि डेफिनेटली जो आज या पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो अपमूव आया था वो आगे जाते भी कंटिन्यू रह सकता है। कंसीडरिंग के 330 से लेके 360 ऑलरेडी 10% का अपमूव आ चुका है, तो मैं एक वेट एंड वॉच की सलाह दूंगा। तो अगर जो डिप आता है कल के ट्रेडिंग सेशन में तो वहां पे बाय करने की सलाह रहेगी, लेकिन करंट स्तरों पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा अनफेवरेबल है, तो डिप आएगा तो बाय कर सकते हैं। ऊपर में अगर जो जिनों के पास ऑलरेडी है वो 385 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं और उसमें आपको स्टॉप लॉस अराउंड 348 का रखना होगा। ठीक है, 348 का स्टॉप लॉस वीएसटी इंडस्ट्रीज के लिए। इस बीच हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक में थोड़ी सी कमजोरी गहराई है और उसकी वजह यह है कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, इन चारों शेयरों में कमजोरी है। फिर कैसे ऊपर रहेगा निफ्टी बैंक? 217 अंकों के आसपास ही कमजोरी है। और आज बाजार को ना कुछ जो बड़े दिग्गज नाम हैं, सबसे बड़े अगर हम वेटेज के लिहाज से देखें तो वो हैं रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। दोनों के दोनों कमजोर है। रिलायंस में आधे % के आज हम नरमी देख रहे हैं। लेकिन एक स्पेस है शाइना में, मैं आपसे जरा व्यू जानना चाहेंगे, वो है क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी कंपनीज का। अब स्विगी के लिस्टिंग के साथ ही ना अब रोज नई नई कुछ खबरें, कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि स्विगी हालांकि 4% नीचे है क्योंकि एंकर लॉक-इन आज से हट गया, खुल गए हैं 6.5 करोड़ शेयर। अब ये स्वतंत्र हैं बिकवाली के लिए। जरा ये बताइए, जेप्टो ने भी आज एक अपडेट दिया है कि जेप्टो का जो उनके जेप्टो कैफे नाम से फूड डिलीवरी जो करते हैं, सर्विस देते हैं, वो ऐप लेके आ रहे हैं, स्टैंड अलोन ऐप लेके आ रहे हैं। आप किस तरह से देख रही हैं इस सेगमेंट को और क्या लगता है कि लंबी अवधि में अगर किसी को पैसे बनाने हैं ये ठीक है स्पेस, और आपकी पसंद का शेयर कौन सा है? इस तो ठीक है, लेकिन जो कंपटीशन जो आ रहा है, जैसे आपने जेप्टो का नाम दिया, अमेज़न तेज भी आएगा अभी। अमेज़न ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर डिलीवरी, एंड अगर वो और थोड़ा ऐप को इम्प्रूव करे फॉर क्विक डिलीवरी तो ये स्पेस बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। फूड डिलीवरी में ऑफ कोर्स आई वुड प्रेफर ज़ोमैटो ओवर स्विगी। स्विगी में ऑफ कोर्स सेंटिमेंट और टू सम एक्सटेंट सेलिंग की वजह से थोड़ा स्टॉक करेक्शन में है, बट अगर दोनों में से भी अगर मुझे अभी खरीदना है तो मैं ज़ोमैटो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो खरीद सकते हैं। वो टिकटिंग भी जो बिजनेस खरीदे हैं फ्रॉम पेटीएम, वहां पर भी इंक्रीमेंटल उनको रेवेन्यू आने की उम्मीद है ओवर द नेक्स्ट 1 odd year। न्यू लाइन ऑफ बिजनेस है, तो आई वुड प्रेफर ज़ोमैटो ओवर द रेस्ट एज ऑफ नाउ। ठीक है, ज़ोमैटो आप देखिए, अगर आपको इस स्पेस में एक शेयर लेना हो, देखिए क्या नहीं, ये फ्यूचरिस्टिक है, ये नई जनरेशन को कैटर करने वाली ये कंपनीज हैं। होम डिलीवरी, क्विक कॉमर्स, फूड डिलीवरी उनके बीच पसंद है। तो अगर आप थोड़ा सा लंबा सोच रहे हैं, उसमें से फिलहाल के लिए ज़ोमैटो एक बढ़िया आपके लिए काउंटर बन सकता है। लेकिन आज रेलवे शेयर में दमदार रफ्तार है। क्या ट्रिगर्स हैं, कितने चले हैं रेलवे शेयर, ये जरा समझ लेते हैं हमारे सहयोगी जिन्हें नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिन्हें बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, रेलवे शेयर्स की बात करें तो आज पूरे ही सेगमेंट में हमें काफ़ी दमदार नज़र आ रहा है पूरा सेगमेंट। अगर हम जुपिटर वैगन्स की बात करें तो वहाँ पे भी
काफ़ी दमदार 10% से ज़्यादा का मूव आज हमें वहाँ पर भी देखने मिला है। इसी के साथ बाकी शहरों में काफ़ी तेज़ मूव नज़र आ रहे हैं। अगर हम अभी की ट्रिगर्स की तरफ नज़र डाल दें तो पहला तो है जो ऑर्डर विन्स है कंपनीज रेलवे कंपनीज़ की, वहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट, वहाँ पे एक इंक्रीज़ के आसार लगाए जा रहे हैं। उसी के साथ जो बजट है रेलवेज़ पे, वहाँ पे एक फोकस हमें नज़र आ सकता है और जो बजट है वहाँ पे भी एक इंक्रीज़ देखने मिल सकता है रेलवेज़ के। इसके अलावा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो नए ट्रेन्स हैं उसके जो ऑर्डर स्पेसिफिकली है वहाँ पर एक हमें इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकता है कुछ ही आने वाले समय में। उसके अलावा FY26 में गवर्नमेंट का प्लान है कि 10 वंदे भारत स्लीपर वर्जन ये ट्रेन को लॉन्च किया जाए FY26 में। और उसके अलावा जो ऑर्डर्स है आर्मर सिस्टम्स के लिए कवच के, वो ऑलरेडी रोल आउट होने शुरू हो चुके हैं। अगर हम पिछले 2-3 हफ्तों में देखेंगे तो ऑलरेडी HBL पावर सिस्टम्स, CG पावर कंपनी, इन सबको जो कवच है उसके ऑर्डर्स ऑलरेडी रोल आउट आना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम ऑर्डर बुक की तरफ नज़र डालते हैं कौन से कंपनीज के पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर बुक है रेलवे पूरे सेक्टर में, तो RVNL निकल कर आ रहा है सबसे बड़ा नाम। अबाउट 92,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है RVNL के पास। उसके बाद है इरकॉन अबाउट 24,000। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स जो कि वैगन्स पे ज़्यादा फोकस करता है, वहाँ पे 12,200 करोड़ का ऑर्डर बुक। BEML करीब 11,400 करोड़। टेक्समैको रेल और जुपिटर वैगन्स जहाँ पे 8,000 और 6,000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर बुक नंबर्स है Q2 FY25 के। इसके अलावा अगर हम स्टॉक प्राइस की तरफ नज़र डाल दें कि पूरे रेलवे सेगमेंट ने, पूरे सेक्टर ने कैसे परफॉर्म किया है 2024 में, तो RVNL एक क्लियर विनर नज़र आ रहा है। 160% का रिटर्न हमें देखने मिला है RVNL पर। वहीं IRFC में 63% का रिटर्न है और इरकॉन में करीब 35% का रिटर्न है। इसके अलावा टेक्समैको रेल, वहाँ पे भी 34% का रिटर्न देखने मिला है। रेल टेल में 27% का रिटर्न और वहीं टीटागढ़ वैगन्स में करीब 25% का रिटर्न 2024 में नज़र आया है। तो रेलवेज डेफिनेटली सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ठीक है, तो रेलवे रफ्तार में है, ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वंदे भारत का भी ट्रिगर है रेलवे के लिए और आज सारे के सारे शेयर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी हैं, आपको रेकमेंड किए गए रेलवे शेयर। और इसके अलावा वैगन्स में जुपिटर टीटागढ़ वैगन का नाम लिया था शाइना जी ने, तो ये आप शेयर अपने फोकस में रखिए अगर आपको निवेश करना है शेयर में तो। लेकिन क्या कोई और ट्रेड बन रहा है, जरा ये समझ लेते हैं। आप बताइए जतिन, आपको क्या बेहतर लग रहा है ट्रेड के लिहाज से? अगर जो रेलवे स्टॉक्स की बात करूं तो हमें लगता है कि IRFC एक काउंटर रहेगा जो हमारे रेडार पे है, क्योंकि एक बहुत ही लंबे अंतराल के बाद हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला है अबाउट द लेवल्स ऑफ 160। आज के ट्रेडिंग सेशन में वो डिसाइसिवली वो लेवल के ऊपर क्लोज हो रहा है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक फॉलिंग चैनल में से भी ब्रेकआउट है और एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो चुका है वीकली चार्ट्स पे। कहीं ना कहीं वो ये दिखाता है कि जो लार्जर अप ट्रेंड है वो अभी स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही डीप करेक्शन के बाद अराउंड 230 से लेके 130 का एक करेक्शन ये स्टॉक में देखने मिला था, लेकिन नाउ इट हैज रिज्यूम्ड इट्स अप ट्रेंड। हमें लगता है कि जो अप ट्रेंड है अराउंड 180-185 तक कंटिन्यू रह सकता है। फ्रेश पोजीशंस अगर जो कोई बना रहे तो 156 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। 56 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह IRFC पर। लेकिन इसके अलावा एक ET नाउ स्वदेश एक्सक्लूसिव खबर की ओर नज़र डालते हैं। बजट में टूरिज्म पर फोकस बढ़ सकता है, सरकार नई टूरिज्म पॉलिसी लाने जा रही है। पूरी डिटेल्स के साथ अब मेरे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं। समीर, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास और पॉलिसी में क्या निकल कर आ सकता है? सरकार का टूरिज्म सेक्टर पर विशेष फोकस है। इसके जरिए सरकार की मंशा यह है कि ये डोमेस्टिक स्टेक होल्डर विशेषकर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बढ़ावा देगी। जो फॉरेन मनी है उसका इनफ्लो बढ़ेगा और साथ ही साथ रोजगार के मोर्चे पर भी सरकार को बड़े पैमाने पर सफलता हासिल होगी। और इसी को लेकर के सरकार, या यूं कहे कि टूरिज्म मंत्रालय बहुत जल्द अपनी नई टूरिज्म नीति को लेकर के सामने आने वाला है। और ये जो नई नीति होगी ये कई नए इनिशिएटिव्स पर आधारित होगी। मसलन
टेंट सिटी पर विशेषकर फोकस रहेगा। टेंट सिटी ऐसा क्योंकि इसके पहले भी कई जगहों पर टेंट सिटी को स्थापित करके सरकार ने उसकी सफलता देखी है। अगर हाल की बात करें तो प्रयागराज में आगामी महाकुंभ से पहले जो टेंट सिटी बनाई गई है वो काफी प्रोत्साहित उसको किया जा रहा है। प्राइवेट प्लेयर्स उसको काफी अच्छा मान रहे हैं और उसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं। और ऐसे ही टेंट सिटी अन्य टूरिस्ट स्पॉट पर डेवलप करने की मंशा सरकार की है और प्राइवेट प्लेयर्स इसमें साथ देने को भी तैयार हैं। रण ऑफ कच्छ जो एक फेस्टिवल है गुजरात में, उसको एक बड़े उदाहरण के तौर पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि कैसे वो पूरा फेस्टिवल इको फ्रेंडली टूरिज्म को बढ़ावा देता है। तो उसकी जो बड़ी बातें हैं उसको भी टूरिज्म पॉलिसी में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से सीधे तौर पर निर्देश ये है कि टूरिज्म को बढ़ावा देना है, लेकिन ये 2 पिलर्स पर आधारित होने चाहिए। पहला है कि इको फ्रेंडली टूरिज्म हो और साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए और उसका भी आप पूरा रिफ्लेक्शन टूरिज्म पॉलिसी में देखेंगे। इसके साथ ही साथ जो लाइट एंड साउंड शो को अहम टूरिस्ट स्पॉट पे दिखाना, ताकि भारत का जो गौरवशाली इतिहास है वो टूरिस्ट को बताया जा सके। जो वाइल्ड लाइफ या नेचुरल पार्क है वहां पर जो टूरिज्म को प्रमोट करना है, इको फ्रेंडली टूरिज्म, वो भी इस नई नीति का एक अहम हिस्सा होगी। बता दें, जहां तक रही बजटरी एलोकेशन की बात, तो संभवतः 1000 करोड़ का बजटरी एलोकेशन इस नई नीति के तहत किया जा सकता है। हालांकि ये बजटरी एलोकेशन बढ़ाया भी जा सकता है। ये निर्भर करेगा कि राज्यों के पार्टिसिपेशन पे राज्य कितनी सहभागिता अपनी दिखाते हैं। और ये जो नई नीति है और टूरिज्म पे जो सरकार का फोकस है, ये आप आगामी बजट में भी इसका ऐलान होता हुआ देख सकते हैं। बजटरी एलोकेशन का ऐलान होता हुआ देख सकते हैं कि सरकार बजट में टूरिज्म पर विशेष फोकस बना सकती है। बजट में टूरिज्म पर विशेष फोकस बना सकती है। ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए समीर बहुत बहुत शुक्रिया। इसी नोट पर हम 2 स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। एक है IRCTC और दूसरा है IHCL यानी इंडियन होटल। सबसे पहले IRCTC, जहां पर 2.5% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। कुणाल, क्या राय होगी इस स्टॉक पर? वेल, ओवरऑल मोमेंटम की बात करें तो काफी अच्छी मोमेंटम IRCTC में अभी लग रही है। आप देखें तो स्टॉक लगातार एक अच्छे खासे लेवल पे है। आज के दिन में कहीं ना कहीं स्टॉक का 50 MA के ऊपर जो है उसका ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। उतना ही नहीं, पिछले लगातार कई दिनों से जो रेंज बाउंड मोमेंटम में था वो रेंज का भी ब्रेकआउट आज कहीं ना कहीं स्टॉक दे रहा है। तो एक अच्छी खासी रैली यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। यहाँ पे 828 के एसएल के साथ स्टॉक अभी 855 के अराउंड है। आप खरीदारी करके चले 828 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं, 876 पहला टारगेट है और जैसे ही 876 ब्रेक होगा वन वे रैली में 910 तक के भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो IRCTC यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। खरीदारी करने की चला 910 तक के लेवल्स स्टॉक पर दिखाई दे सकते हैं, ये नज़रिया। लेकिन शाहीना, आपका नज़रिया हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर लेना चाहूँगी। IHCL जैसे कुछ स्टॉक्स की बात करें, इनफैक्ट पूरे सेक्टर की बात करें तो कोविड के बाद रिवेंज ट्रैवल दिखा था, जिसके चलते पूरे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अच्छा बूम दिखा था। लेकिन अगले 5 साल के लिए आपके क्या नज़रिया रहेगा और कोई स्टॉक जो आप इस सेक्टर से रेकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, इंडियन होटल्स ऑफकोर्स लीडर है और लेकिन अभी थोड़ा करेक्शन हम देख रहे हैं बिकॉज वैल्यूएशंस थोड़ा महंगे हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो वो अपने जो रेवेन्यूज है और प्रॉफिट्स है वो होटल मैनेजमेंट से बढ़ाएंगे। तो काफी, इफ यू होल्डिंग लॉन्ग टर्म, इंडियन होटल्स अच्छा है। मैं ITC को भी अगर आप डिप्स पे ले तो वहां पर अभी जो स्प्लिट होगा 1 होटल शेयर फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड, तो वहां पर भी अगर आप लॉन्गर टर्म, तो आपको FMCG भी मिलता है और होटल्स भी इन द मीडियम टू लॉन्गर टर्म आपको होल्डिंग मिलेगा। तो ये 2 लार्ज कैप होटल स्टॉक्स विल ऑफ कोर्स बी द बेस्ट इन द ओवरऑल होटल स्पेस। ठीक है, इंडियन होटल्स भी पसंद है। 837 अच्छे से चला हुआ शेयर ये, और दिग्गज है सेक्टर का, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3:18 हो गए हैं। जरा ये समझ लेते हैं कि BTST या फिर STBT ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं। शुरुआत कुणाल जी आपसे करेंगे, बताइए क्या है आपके BTST ट्रेड्स? कुणाल जी अनम्यूट कीजिए सर, फिर सुन पाएंगे आपको। वेल, एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है जो अभी सामने आया है एंड एक अच्छी खासी मोमेंटम में है। स्टॉक का नाम है वेक्टर
फूड 6% अपर है, लेकिन लग रहा है कि यहाँ से और भी अच्छी खासी मोमेंटम स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। स्टॉक एक लगातार 20 डीएमए का सपोर्ट लेके चल रहा है, उतना ही नहीं, अगर आप देखने जाओ तो अपर राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट स्टॉक ने लिया हुआ है। तो मिसेस स्पेक्टर फूड यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। फिलहाल स्टॉक चल रहा है 1880 के अराउंड, हम नीचे में जो ऐसे मेंटेन करके चलेंगे 1820 का होगा, 1880 के अराउंड हम खरीदेंगे। 1820 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते तो 1925 का पहला टारगेट है, जैसे 1925 ब्रेक का 2000 तक के भी अल्टीमेट टारगेट वेक्टर फूड दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो वेक्टर फूड पे बीटीएसटी करके चलने की सलाह रहेगी। कुणाल जी, एक ना और शेयर आप खोज के रखिए, एक से काम नहीं चलेगा, एक और आपसे चाहिए शेयर, लेकिन उसके पहले जरा जतिन से पूछ लेते हैं कि उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया है। जतिन, आप बताइए, आपकी लिस्ट में क्या है, आपकी नजर कहाँ गई है, बीटीएसटी के लिए या फिर एसटीबीटी के लिए? नहीं, हम लॉन्ग साइड की तरफ के ट्रेड्स लेना चाहेंगे। हमें लगता है कि पॉजिटिविटी रह सकती है स्टॉक स्पेसिफिक, तो लॉन्ग साइड की तरफ का ट्रेड लेंगे। जो मेरे रेडार पे आया है वो है क्यूमिंस इंडिया। तो क्यूमिंस इंडिया में हमने देखा है कि पिछले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में और रेंज के ऊपर जाके एक ब्रेकआउट दिया है, और साथ ही साथ हमें लगता है कि ऊपर के लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो आज ब्रेकआउट देखने मिला है वो पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है ऑन दी अपसाइड। तो क्यूमिंस इंडिया लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। टारगेट रहेंगे 3700 के, और इसमें स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 3560 का। ठीक है, कमिंस इंडिया। इस बीच आप देख रहे हैं कि आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा आज उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है, और कल शक्तिकांता दास का आखिरी दिन था आरबीआई गवर्नर के तौर पर, और अब सीनियर ब्यूरोक्रेट 1990 में आईएएस बने, राजस्थान काडर के थे, और तमाम डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो पावर हो, माइनिंग हो, अलग अलग सेगमेंट में इन्होंने काम किया। लंबा अनुभव है, रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, उसके बाद सरकार ने इनको आरबीआई का गवर्नर बनाने का फैसला किया है, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। कुछ अगर संबोधन होता है तो उसकी तरफ भी आपको हम ज़रूर लेकर जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें आ रही हैं नए गवर्नर के पदभार संभालने की संजय मल्होत्रा की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अच्छा कुणाल जी, आज हम देख रहे हैं कि रिटेल वाले जो शेयर हैं रिकवर कर रहे हैं, रिटेल के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो कंजम्पशन वाले स्टॉक्स हैं वहां पर भी बाइंग आए हैं, कंज्यूमर फाइनेंस वाले शेयर तो चल ही रहे हैं। क्या इनमें से कोई बीटीएसटी करके नहीं जाना है? कल स्टॉक की बात करें, कंजम्पशन थ्योरी की बात करें और मोमेंटम की बात करें, तो फिलहाल ऐसा कोई स्टॉक नजर नहीं आ रहा है मेरे नजर में। सो मैं कहूंगा कि जो कॉन्फिडेंस है, फिलहाल कॉन्फिडेंस एक ही स्टॉक पे बना हुआ है, इसलिए हम उसके ऊपर ही फोकस करके चलेंगे, वेक्टर फूड पे। ठीक है, कुणाल जी टस से मस नहीं हो रहे अपने इरादे से, शेयर बोल दिया तो बोल दिया, बढ़िया है। अच्छा जतिन, एक बार हैवेल्स पे आप जरा व्यू दीजिए। अच्छा ठीक है, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का संबोधन हो रहा है, जरा उनको सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। My first day, and so if I start playing my shots, from day one, from ball one, I don't think it will be appropriate on my part. And as I mentioned, to a few others yesterday in Delhi, I would first, like to see, and I would like to, understand the various issues, discuss, with my officers, the DGs, EDs, get into, the grips of all the various issues that RBI is supposed to be looking into, and then come back to you, wherever it is required. So this is primarily more, of an introduction. Some faces, of course, quite familiar, and some new to the media as well as, to your audience. And so let me, first of all say that it is indeed an honor to head this August, this prestigious institution.
And more than an honor, it is a huge responsibility as well, as you are all aware, with the various tasks, functions that have been entrusted to this central bank, including the monetary policy, the foreign exchange reserves management, the currency control, the payment systems, spreading financial inclusion, banking regulation, growth of credit, ensuring liquidity, and so on and so forth. But RBI has, as I said, is an august, it's a prestigious institution, and it has a huge legacy. Some very commendable work, I think, RBI has done over the years, and it's all because of the hard work and the sheer diligence, the upholding of the values of public service by the staff, by the senior management, and including my predecessors, Mr. Shantikant Das, etc. And so I will continue to uphold the legacy and take it forward. I am aware that the RBI in its 90th year has given to itself the theme of stability, trust, and growth. All these three, I think, very, very apt pillars on which to work. So all these three broad themes that have been chosen, very, very pertinent. Ours is still an economy which needs to develop as we are entering in this Amrit Kal, and to realize the vision of the Viksit Bharat as in 2047, the huge responsibility that we have in ensuring that the growth that this country actually has, that continues, that is part of this theme, and that will continue. Stability in policy, again, very, very important, and this is something even in my previous role we try to give a stability, a continuity in policy. So whether it is taxation policy or fiscal policy or monetary policy, I think all businesses, all people, they do need this continuity and stability rather than a day-to-day kind of a policy. So we continue to uphold this value, this principle of stability. And again, trust. I can assure you that this institution, what it is basically because it has been able to earn the trust of the people, and so whatever decisions are taken, they will be taken with public interest in mind, so that the trust that the public has reposed in this institution, that not only continues but is strengthened. While stability, as I mentioned, is important, we are also aware that we are in a constantly evolving, constantly changing. This world is dynamic with geopolitical tensions, with the impact of climate change, and political uncertainty around the world. So, as with other organizations, where change, the only constant that it says, is change. And so we have to be conscious of this fact, that while we do maintain continuity and stability, we cannot be stuck to it, and we have to be alert and agile to meet these challenges while we maintain a policy continuity. Secondly, I do believe that one of the most important roles of
the central bank here is to spread financial inclusion with, the banking sector, banking and the non-banking finance companies under its fold. Huge responsibilities for financial inclusion. We have, of course, traveled a lot with, in financial inclusion, especially with regard to making available and accessible banks to the doorsteps of each and every nook and corner of the country. बिल्कुल, तो आपने आरबीआई गवर्नर को सुना, लेकिन बाजार पर नजर डाल लेते हैं। 20 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी 24,630-636 के आसपास बंद होता हुआ। निफ्टी बैंक 170 अंकों की कमजोरी के साथ 53,380 के आसपास। कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स जहां पर एक्शन दिखा, बजाज फाइनेंस जिन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी रिलीज की 2.5% की तेजी के साथ बंद। ट्रेंड 2.5% ऊपर। ब्रिटानिया, श्रीराम फाइनेंस सभी स्टॉक्स में 1.5 से 2% की तेजी दिखी। लूजिंग साइड पर JSW स्टील 1.5% नीचे। अदानी पोर्ट्स, NTPC और SBI ये भी कुछ स्टॉक्स थे जो लाल निशान में बंद हुए। सेक्टर वाइज बात करें तो FMCG शेयरों की रौनक आज के ट्रेडिंग सेशन में फिर एक बार दिखी। मैरिको 3% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। ब्रिटानिया, कोलगेट, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर सभी स्टॉक्स में 1 से 2% की तेजी दिखी। ऑटो सेक्टर में भी तेजी थी। भारत फोर्ज 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लेलैंड और बॉश में भी करीब आधे से 1% की तेजी दिखी। लूजिंग साइड पर PSU स्टॉक्स थे, लेकिन ऑल इन ऑल ठीक ठाक दिन था। निफ्टी 24,630 के आसपास बंद होता हुआ नजर आया। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे हमारे साथ जुड़े और स्ट्रैटेजी अपनी बताने के लिए। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।